lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the next chapter. चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं अपने सीड बैच का. केमिस्ट्री का आपका लास्ट चैप्टर है बच्चे. ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत आराम से बहुत इजीली करेंगे. इससे पहले चैप्टर 3 किया है हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल. आई रियली वांट कि आप ये दोनों चैप्टर साथ में करो क्योंकि थोड़ा बहुत इनमें आपस में लिंक है. ठीक है, चलो अब बात करते हैं पहले रिकैप की. रिकैप मतलब जो हम पढ़ के आए थर्ड चैप्टर में, जो छोटी छोटी चीजें पढ़ी हैं उसके बारे में बात करते हैं. जैसे थर्ड चैप्टर में हमने देख लिया था एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. कोई भी मैटर है बच्चे, उसको अगर आप उसको कैसे ब्रेक डाउन करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लास्ट में आप पहुंच जाओगे उस एलिमेंट के एटम तक. ठीक है, वो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा. इसीलिए हमने बोला था एटम टू बी एन इनडिविजिबल आइडेंटिटी. के एटम भैया आगे डिवाइड नहीं हो सकता. ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर एग्जिस्ट बिकॉज देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट इन देम. अब सारी चीजें एटम से बनी है बट सब चीजें एक दूसरे से कितनी अलग अलग है. उसका रीजन क्या है कि वो अलग अलग एटम से बनी है. ठीक है बच्चे, ये सब हम पढ़ के आए हैं. अब देखते हैं यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे. सो चार्ज पार्टिकल इन मैटर. अब देखो यहाँ पे ये बात हो गई कि हाँ भैया मैटर एक इंडिविजिबल आइडेंटिटी है और बहुत सालों तक लगे रहे कि देखें क्या एटम को भी ब्रेक डाउन करा जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता. देन कुछ साइंटिस्ट इस थ्योरी को लेके आए कि नहीं यार, इस एटम में कोई तो चीज है. चार्ज पार्टिकल के बारे में आप चार्ज पार्टिकल बोले तो देखो इसके लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हो. आपने अपने घर पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हुई देखी होंगी. जैसे एक बलून लो, उसको अपने कपड़ों से ऐसे रब करो एंड देन जब आप उसको अपने बालों के पास लेके आते हो तो क्या होता है, हमारे बाल उसके साथ ऐसे अटैच होने लग जाते हैं, मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं. ऐसा लगता है जैसे मैग्नेट अटैक नहीं होती वैसे आपके बाल ऐसे यहाँ पे ये बैलून ऐसे उसको खींचता हुआ लेके जाता है. अब इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है, बेसिक मतलब ढूंढे कि भाई इस बलून पे कोई चार्ज होगा, यहाँ पे कुछ चार्ज होगा, तभी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रही है ये. सो वहां से दिमाग में आया कि भाई अगर ये चीजें एटम से बनी है तो कोई तो चार्ज का लेना देना है एटम्स में भी. सो द फिनोमिना ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सम सब्सटेंस हिंज एट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर. सेम जो चीज मैंने अभी आपको बताई कि यहां से इनको हिंट मिला कि भैया एटम में कुछ तो चार्ज पार्टिकल्स हैं. When we rub two objects together, they become electrically charged. जैसा भी आपने एग्जांपल में देख लिया. This is because atom contain charge particle in them. Therefore, atom can be divided further into subatomic particles. That is proton, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. तो भैया वहां से पता चला कि ये जो एटम बोल रहे हैं इंडिविजिबल है, इंडिविजिबल है भाई, इसको भी आगे जो एटम है ना इसके अंदर भी चार्जेस है. अब देखा जाए ना तो ऐसा नहीं है कि आप एटम को ब्रेक डाउन करके एक नई चीज निकाल रहे हो, लेकिन एटम के अंदर चार्जेस हैं, मतलब उसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, धीरे धीरे करके इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कैसे कैसे. ये नहीं कि एक ही दिन चार्ज का पता चला और एक ही दिन तीनों चीजें डिस्कवर हो गई. काफी टाइम के गैप पे डिस्कवरीज हुई. जैसे सबसे पहले आया था हमारा प्रोटॉन. ठीक है, अब यहाँ पे ना एक हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन रहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले आए थे, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले डिस्कवर हुए थे या प्रोटॉन डिस्कवर हुए थे. तो फैक्ट ये है कि प्रोटॉन डिस्कवर तो हो गए थे लेकिन उसका नाम प्रोटॉन काफी टाइम बाद रखा गया था. इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन रहता है कि किसने डिस्कवर किया था. नहीं इस एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर हुआ था, इस मतलब ये हुआ था कि एक एक्सपेरिमेंट में पता चल गया था कि ऐसे पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं लेकिन उनका नाम प्रोटॉन्स बाद में रखा गया, इसीलिए इतनी सारी ये कंफ्यूजन है. ठीक है, बट आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. हमें अपना 9th के सिलेबस पे स्टिक करना है. ज्यादा ऐसे अटरम शटरम ये नहीं कि भैया अभी 9th में बैठे हो 12th की चीजें पढ़ रहे, कोई जरूरत नहीं है. क्या क्या याद रखना है, मेन मैंने चीजें हाईलाइट कर दिया. जैसे जब भी प्रोटॉन की बात होगी तो हमें याद करना है किसने डिस्कवर किया था, अर्नेस्ट गोल्डस्मिथ. गोल्डस्मिथ नाम आप बार बार, क्या हो गया इसको, गोल्डस्मिथ आप नाम बार बार सुनोगे. ई गोल्डस्टीन भी बोलते हैं इनको. बाय हिज फेमस एनोड रेस कैनल रेस एक्सपेरिमेंट. सो एक्सपेरिमेंट के बीच में भी जाने की जरूरत नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है. आपको सिर्फ ये याद रखना कि भाई कहाँ से डिस्कवरी हुई थी, कोई एनोड रे या कैनल रे का एक्सपेरिमेंट हुआ था, वहां से इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी. वॉज एबल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली
चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स। सो प्रोटॉन्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से इसकी डिस्कवरी हुई थी। एंड देन अगर हम चार्ज की बात करें, ये दोनों चीजें मैंने इसलिए लिखी है बच्चे क्योंकि इसको याद कर लेना, कभी कभी एमसीक्यू में, सर्शन रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कॉलम। कॉलम बेसिकली जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसको बोलते हैं, ठीक है। देन मास, मतलब चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कॉलम, ठीक है। देन मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन को कितना मास होगा भैया, आपको खुद पता है कि एटम का ही मास कितना कम है, तो प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन तो उसके अंदर का चार्ज है। सो 1.673 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 kg। सो आप इमेजिन कर सकते हो कितना उसका मास है, ठीक है। आप बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन की। सो जे थॉमसन डिस्कवर्ड न्यू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय द कैथोड, मतलब ये अगेन उनके एक्सपेरिमेंट का पार्ट था। एंड कैथोड वाली साइड हमें पता है ना नेगेटिव होती है, नॉट वाली पॉजिटिव होती है। सो वहां से उन्होंने देखा कि कुछ है जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ इन अ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था बच्चे, उसका नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इससे पहले जो पढ़ा हमने क्या था, वो एनोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड पॉजिटिव, वहां से प्रोटॉन याद रहेगा, या कैनल रेज भी बोलते हैं। यहाँ पे जो है कैथोड रे, नेगेटिव कैथोड, तो नेगेटिव वाला कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, ऐसे याद रखना। दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, और ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है हमारे, इनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ओके, अगेन इसका चार्ज देखो, -1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कॉलम। अभी जो आप चार्ज प्रोटॉन का देख के आए हो और जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का देख रहे हैं बच्चे, दोनों का चार्ज सेम है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये नेगेटिव है, एंड वो प्रोटॉन था तो वो चार्ज उस पे पॉजिटिव था, ठीक है। चलो मास की बात करें तो इसका मास देखो 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 kg। अब आपको लगेगा कि भैया इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो ज्यादा है। नहीं बच्चे, ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो हमारा प्रोटॉन का मास कितना है, ये तो 1 पॉइंट आपको दिख रहा है तो लग रहा है छोटा है, लेकिन यहाँ पे देखो 10 रेज टू द पावर -27 है, इधर देखोगे तो 10 रेज टू द पावर -31 है। सो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से भी कम है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। आप सोच रहे हो कि मैम इलेक्ट्रॉन पढ़ा दिया, प्रोटॉन पढ़ा दिया, न्यूट्रॉन का है, न्यूट्रॉन अभी डिस्कवर ही बहुत टाइम बाद हुए थे। सो जब वो डिस्कवर हुए थे तब जाएंगे उन पे। अभी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब भैया चलो ये चीज की डिस्कवरी हो गई कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, ये दो चीजें डिस्कवर हुई थी। अब भैया अलग अलग साइंटिस्ट लग गए कि वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक एटम में साथ साथ रह रहे हैं, फैले हुए रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। अलग अलग थ्योरीज आई, जिसमें से सबसे ज्यादा रेलिवेंट 3 थ्योरीज आई हमारे पास, जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब इसको कैसे करेंगे, पहले एक थ्योरी पढ़ेंगे भाई कि जैसे फर्स्ट इन्होंने लिया, हमने थॉमसन जी ने ये मॉडल दिया, इस मॉडल में ये ड्रॉबैक्स थे। फिर जी दूसरे आए, उन्होंने ये मॉडल दिया, उसमें ड्रॉबैक्स है, एंड जो भी 3 है हमारे पास, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा मॉडल दिया। उन्होंने बोला कि भाई जो एटम है ना वो एक क्रिसमस पुडिंग की तरह है, या आप इमेजिन कर सकते हो वाटरमेलन कैसा होता है। हमने देखा है वाटरमेलन को आप कट करोगे, अंदर पूरा वो रेड 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 होता है, एंड उसमें ब्लैक ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। सो उन्होंने कहा कि जो हमारा एटम है ना उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि पूरा पॉजिटिव स्फेयर है, जैसे हमारा वो वाटरमेलन का रेड कलर हो गया, वो पॉजिटिव हो गया, एंड उसमें जो बीज लगे हुए हैं, जो सीड्स लगे हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स है। सो इस तरीके का उन्होंने एक एटम का स्ट्रक्चर बोला कि इस तरीके से सारा ये जो आपको रेडिश सा पार्ट, ऑरेंज सा पार्ट दिख रहा है, ये हमारा सारा पॉजिटिव स्फेयर है, एंड उसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये था उनका स्ट्रक्चर। अभी ये मत सोचना यही स्ट्रक्चर था, अभी आएंगे इनके क्या ड्रॉबैक्स थे और नए स्ट्रक्चर, एक बार रीड करते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम कैन बी कंपेयर्ड टू क्रिसमस पुडिंग वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड अ पॉजिटिव स्फेयर। सेम जो चीज मैंने अभी बोली, एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। तो उन्होंने बोला भाई ये पॉजिटिव चार्ज स्फेयर है एंड उसके अंदर नेगेटिव जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्जेस, वो एम्बेड हो रखे हैं, ठीक है भाई। एटम इज न्यूट्रल, अब हमें ये पता है एटम न्यूट्रल है, तो उन्होंने इसको भी क्लैरिफाई कर दिया कि हाँ एटम इज न्यूट्रल एज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन प्रोपोर्शन। तो उन्होंने बोल दिया जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही नेगेटिव चार्जेस है, इसलिए हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे देखो भाई,
अब इन्होंने तो दे दिया, लेकिन कुछ लिमिटेशंस थी। अगर लिमिटेशंस ना होती तो वो ही हमारा एटम का होता, लेकिन आपको पता है वो स्ट्रक्चर हमारा एटम का नहीं है। अब क्या क्या लिमिटेशंस थी यहाँ पे? Although Thomson's atom model explained why an atom is electrically neutral, it could not explain the distribution of इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। अब उन्होंने ये तो प्रूव कर दिया कि हाँ देखो, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं इसलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, कैसे वहां पे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। देन इफ वी एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिव चार्ज, देन द ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज शुड कैंसिल ईच अदर आउट एंड द चार्ज स्फेयर वुड बी अनचार्ज। तो अब भैया अगर वो उनके हिसाब से जाएं, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का प्लेसमेंट सही नहीं बताया, अब सारे अगर पॉजिटिव वाले नेगेटिव को क्या कर रहे हैं, वो हटाते जा रहे हैं, सो वो तो एक अनचार्ज है। फिर हम जब रब कर रहे हैं कोई चीज तो कैसे चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है? सो यहाँ पे ये भी एक ड्रॉबैक था कि भैया आपकी थ्योरम, आपकी जो मॉडल है उसके हिसाब से तो एक एटम को अनचार्ज होना चाहिए, उसमें कोई चार्ज, अब एक दूसरे को कैंसिल ही कर दिया तो कोई चार्ज होना ही नहीं चाहिए, फिर कैसे रब करके चार्ज क्रिएट हो रहा है? आगे Thomson's model could not explain why different elements have different chemical properties। अब ये भी नहीं बता पाए अगर ये स्ट्रक्चर है तो कैसे अलग अलग एटम्स की अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज है। सो ये सारे ड्रॉबैक्स रह गए, जिसकी वजह से उनको कह दिया कि नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये ऐसा स्ट्रक्चर एटम का नहीं हो सकता। उसके बाद जो दूसरे हमारे आए, दैट इज रॉदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब भाई रॉदरफोर्ड आए कि मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है, क्या चीज़ है। अब उनका एक्सपेरिमेंट है ना, ये आपके सिलेबस में है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बट थोड़ा बहुत समझेंगे हम, ठीक है। सो इन 1911 अर्नेस्ट रॉदरफोर्ड, अ साइंटिस्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड, ओवरटर्न थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल बाय हिज गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने किया एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसकी वजह से जो थॉमसन का एटॉमिक स्ट्रक्चर था उसको उन्होंने बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, बर्खास्त बोलते हैं। सो मतलब बिल्कुल नल एंड वॉइड कर दे कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उनका एक्सपेरिमेंट कैसा था थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सेटअप देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने ऐसे करके इस बॉक्स को लगाया। अब इसका आपको जैसे यहाँ पे तो आपको लेबलिंग दिख रही होगी, कुछ डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मेन चीजें समझनी है, ठीक है। आपको कहीं ये फिगर बनाने को नहीं आएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे फिगर ऐड करी है। सो यहाँ से उन्होंने सोचा कि यहाँ से वो एटॉमिक पार्टिकल्स पास करेंगे, इधर उन्होंने गोल्ड फॉइल लगाया। गोल्ड फॉइल समझते हो कितनी पतली सी शीट होगी, वो लगाया और आसपास उन्होंने इस तरीके से एक स्क्रीन लगा दी। अब क्या क्या चीजें ली? अल्फा पार्टिकल उन्होंने क्यों लिया? क्योंकि वो बहुत ही हाई पावर का होता है और हेवी होता है, तो आराम से वो पास थ्रू कर जाएगा। गोल्ड फॉइल क्यों लिया? क्योंकि उन्हें बहुत ही पतली शीट चाहिए थी, जिसमें जितनी पतली शीट होगी उतने नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल चूज किया। और जो आसपास उन्होंने ये स्क्रीन बनाई है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन इसलिए बनाई ताकि वो जैसे यहाँ से अल्फा पार्टिकल पास किया तो रेडिएशन चेक कर सके कौन सी रेडिएशन किधर को गई है, ठीक है। ये सब उन्होंने सेटअप किया। अब Rutherford selected a gold foil as he wanted a very thin layer। मैंने आपको बता दिया उनको बहुत छोटी सी लेयर चाहिए थी। In this experiment, fast moving alpha particles, this is like this, alpha particles were made to fall on a thin film। Again alpha particles क्यों चूज करें बच्चे? क्योंकि वो हाई पावर की है और हेवियर है, ठीक है। Then some of the alpha particles deflect at higher angle while some deflect at smaller angle and some went अनडिफ्लेक्टेड। अब देखो जरा यहाँ पे पहले थोड़ा समझते हैं। इमेजिन करो अगर हम इनके एक्सपेरिमेंट से जाएं, मतलब पुराने स्ट्रक्चर से जाएं, सो यहाँ पे इस तरह से हमारा एटम था एंड अगर मान लो, चलो इसको मान लो कि ये कोई सर्कल आपके पास एक बॉल है और उसके बीच में आपके पास कोई उसमें मोटी सी चीज लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से जब आप कोई चीजें फेंकना शुरू करोगे, अब जहां तो खाली जगह है वो तो आराम से ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से कुछ गया और वो इससे टक्कर खाएगा तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगा, फिर से ऐसे टक्कर खाएगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगा। सो यही उनको देखने को मिला कि भैया कुछ तो अल्फा पार्टिकल थे जो डिफ्लेक्ट कर गए एट हायर एंगल। मतलब जैसे मान लो कोई यहाँ पे टक्कर मारी तो वो बिल्कुल ही पीछे आ गए, तो कुछ हायर एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहे थे, वाइल सम डिफ्लेक्ट एट स्मॉलर एंगल। कोई जैसे बिल्कुल मान लो टच करके निकला तो स्मॉलर एंगल से डिफ्लेक्ट करता है एंड सम वेंट अनडिफ्लेक्ट, और जहाँ खाली जगह थी वहां से ऐसे निकल गया। अब वहां पे उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, जो पहले वाला स्ट्रक्चर है, अगर सारी चीजें ऐसे फैली हुई होती तो आराम से या तो ये सारे निकल जाते या सारे डिफ्लेक्ट होते, लेकिन यहाँ पे क्या हुए, तीन
तीन रिजल्ट्स उनको देखने को मिले। अब इन तीन रिजल्ट्स के बेसिस पे उन्होंने क्या करा, अपने इंटरप्रिटेशंस दिए कि भैया इसका क्या मतलब है। जैसे अल्फा पार्टिकल्स विच हैड हाई स्पीड मूव स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। अब कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए। इसका उन्होंने कंक्लूजन निकाला, एटम कंटेन्स अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, मतलब एक एटम के अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, इसीलिए यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, सीधा रेडिएशन गई और निकल गई। ठीक है, तो ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला। देन सम पार्टिकल्स गॉट डाइवर्टेड बाय स्लाइड एंगल्स। अब कुछ थे जो जैसे यहाँ पे गए एंड छोटे से एंगल से वो मतलब सीधा जाने की जगह डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, जैसे आप चल रहे हो और एकदम से आपको साइड से टक्कर लगी, तो ऐसा नहीं आप बिल्कुल से आपका एकदम से पाथ चेंज हो जाएगा कि आपको टक्कर सी लगी, तो ऐसे ही उनको लगा कि इसको कहीं पे टक्कर लगी इसलिए वो डिफ्लेक्ट हुआ। सो पॉजिटिव चार्जेस इन द एटम आर नॉट ऑक्यूपाइंग मच ऑफ इट्स स्पेस। तो उन्होंने रियलाइज किया कि यहाँ जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं ले रहे, जैसा कि थॉमसन ने कहा था कि पूरा पॉजिटिव स्फीयर है, ऐसा नहीं है। उसके बाद ओनली 1 आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल बाउंस बैक, और सिर्फ मतलब 12,000 रेडिएशन में से सिर्फ एक ही होगा जो बाउंस बैक हुआ था, जैसे यहाँ पे गया और वो हिट करते ही यूं वापस आ गया। सो आप इसका कंक्लूजन निकाला, द पॉजिटिव चार्जेस आर कंसंट्रेटेड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द एटम। सो उनको रियलाइज हुआ कि जो पॉजिटिव चार्जेस है ये पूरे फैले नहीं हुए, किसी पर्टिकुलर एरिया पे है, और जब वहां हिट कर रहा है तो ये बाउंस बैक कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला और काफी हद तक उनका स्ट्रक्चर ठीक भी था। मतलब उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा उन्होंने किया कि देखो अगर ये एक एटम है ना भाई, तो इसमें ज्यादातर स्पेस तो खाली है एंड इसमें पॉजिटिव चार्ज है, एंड आसपास उनको लगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इसके आसपास घूम रहे हैं, तो काफी हद तक वो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है उसके पास आ गए थे। सो अब देखते हैं उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन्स दिए। रदरफोर्ड gave nuclear model of an atom based on his experiment which suggested that atom contains a lot of unoccupied space। तो भैया उन्होंने कहा एटम अंदर से खाली होता है, बहुत सारा खाली स्पेस है। There is heavily positive charge substance present in the center of the atom which is called nucleus। तो उन्होंने वहां से डिस्कवर किया कि भाई ये जो तुम्हारा एटम है ना इसके सेंटर पे, बहुत देर तक एक्सपेरिमेंट करके उनको रियलाइज हुआ कि इसके सेंटर पे सारा पॉजिटिव चार्ज है, और जो ये सारा पॉजिटिव चार्ज है इसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक है, अभी पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। सो उन्होंने बोला कि भाई एटम का सेंटर पॉइंट है जहां पे सारा पॉजिटिव पार्ट इकट्ठा है, एंड वो है हमारा न्यूक्लियस। अभी भी देखो उन्होंने क्या बोला कि ये जो न्यूक्लियस है, ये सही बात है, उन्होंने बोला यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि अभी तक न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए। एक्चुअल में तो हमें पता है ना यहाँ पे क्या रहते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आसपास घूमते हैं, लेकिन तब तक न्यूट्रॉन्स का कोई अता पता ही नहीं था। तो उनके हिसाब से जो न्यूक्लियस है उसमें सारे पॉजिटिव चार्जेस भरे हुए हैं। आगे उन्होंने कहा द न्यूक्लियस कंटेन्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जो न्यूक्लियस है ना इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस भी है और नेगेटिव चार्जेस भी हैं। ये कंक्लूजन निकाला। एक्चुअल में तो वो न्यूट्रॉन होना चाहिए था, बट वो वहां तक अभी तक नहीं पहुंचे। तो न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम, देन ऑल द मास ऑफ एन एटम इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस। अब उन्होंने कहा एटम का जितना भी मास है ना वो सारा उसका जो न्यूक्लियस है उसका जो मास है उसके बराबर है। ठीक है, then if we compare the size of atom and nucleus, the nucleus is much smaller than the atom। अब वो कह रहे हैं अगर आप एटम का साइज देखो और न्यूक्लियस का साइज देखो, पहली बात तो भाई एटम ही कितना छोटा है, और उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि एटम्स के साइज से भी बहुत छोटा साइज है न्यूक्लियस का। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब भैया इनके स्ट्रक्चर में भी, अब इतनी सारी चीजें तो उन्होंने बता दी, पर इनके स्ट्रक्चर में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो क्या थे देखो, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन एन अनस्टेबल पाथ एंड दे अंडरगो एक्सेलरेशन रेडिएटिंग एनर्जी। पढ़ लेते हैं, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व दे लूज एनर्जी, सम soon electrons would collapse into the nucleus. This tendency would make an atom highly unstable while the atom is highly stable। अब लोगों ने क्या उनके उसमें प्रॉब्लम्स निकाली कि जैसे ये एटम है, ठीक है, अब आप कह रहे हो चलो ये न्यूक्लियस है जहां पे सारा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। अब अगर आप कह रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, तो भाई जब भी कोई चीज मूव, जैसे आपने एक रस्सी पे पत्थर बांध दो और आपने उसको ऐसे मूव करना स्टार्ट किया, सो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो पत्थर है वो क्या हो जाएगा,
जैसे उसके बाद अगर आप धीरे भी कर लोगे पत्थर बहुत तेज तेज घूमेगा। रीजन क्या है कि भैया जब आपने उसको मूवमेंट दिया तो उसमें एक्सेलरेशन आ गया। सो ऐसे ही वो कह रहे कि जब इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, जो उनमें एक्सेलरेशन आ गया। और जब कोई चीज अगर आप इमेजिन करो भैया भागते जा रहे हो गोल चक्कर काटते जा रहे हो, सो क्या होगी, धीरे धीरे आपकी एनर्जी कम होगी। एंड ऐसे करते 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 जब एनर्जी पूरी कम हो जाएगी तो वो आके क्या करेंगे, न्यूक्लियस में ही गिर जाएंगे। एंड जैसे वो न्यूक्लियस में गिरेंगे एटम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन हमें पता है एटम्स आर हाईली स्टेबल, ये तो हम पढ़ के आए हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में। सो यहां से उनका ये एक ड्रॉबैक आ गया कि भैया आप बोलते रहे हो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे, लेकिन भैया उनको एक्सेलरेशन मिलेगा, वो एनर्जी रेडिएट करेंगे एंड देन आफ्टर अ टाइम जैसे जैसे एनर्जी कम होगी जाके न्यूक्लियस में गिर जाएंगे एंड एटम अनस्टेबल हो जाएगा। बट एटम स्टेबल है, मतलब आपके स्ट्रक्चर में भी कोई ना कोई दिक्कत है। आगे फिर एक और बात निकली कि रदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम फेल टू एक्सप्लेन द एटॉमिक नंबर कंसेप्ट एज इट एक्सप्लेन ओनली द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब उन्होंने तो बोला कि न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन्स है, तो वहां से ये जो हमारा कहाँ गया एटॉमिक नंबर वाला जो कंसेप्ट है वो तो वो एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए। अभी एटॉमिक नंबर एटॉमिक मासेस हम पढ़ेंगे, बट ये एक कंसेप्ट है क्योंकि अभी तक न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बराबर है ये सब कुछ नहीं पता चला था। सो ये सारे ड्रॉबैक्स आ गए अब उनके स्ट्रक्चर में। फाइनली हमारा थर्ड जो मॉडल है वो लेके आए थे नील्स बोर। इसको हम बोलते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल एक नया स्ट्रक्चर लेके, जैसे जो फर्स्ट वाला थॉमसन का था वो तो बिल्कुल निल एंड वॉइड कर दे कि ऐसा तो है ही नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया, बस जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें जो अभी जो ड्रॉबैक्स आ रहे थे उनको जस्टिफाई किया। तो मतलब we will say कि भैया in 1913 proposed model of atom which rectified the problems left by Rutherford's model। so उसमें जो problems कि भैया इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूम घूम के वो तो आके न्यूक्लियस में हो जाएंगे, so वो सारी चीजें उन्होंने रेक्टिफाई करी। कैसे? he proposed that electrons revolve around the nucleus in a fixed orbit। तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, ये अगर आपका न्यूक्लियस है तो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपनी फिक्स ऑर्बिट पे ही घूमता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे 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 स्पाइरल होके बीच में गिर जाएगा, उसकी अपनी ऑर्बिट फिक्स है। आप इसको इमेजिन कर सकते हो जैसे सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में बच्चे सन होता है बीच में, सन तो हमारा स्टेबल रहता है, वो तो मूव नहीं करता। अब अर्थ है या कोई भी चीज है वो अपनी ही ऑर्बिट में इसके अराउंड घूमती रहती है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि उसकी इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड ऑर्बिट है और वो उसी फिक्स ऑर्बिट में घूमता रहेगा, पहली चीज। देन ही कॉल्ड दीज ऑर्बिट्स एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। उन्होंने इन ऑर्बिट्स को बोला कि ये जो है ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स है। ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ energy, thus electrons do not radiate energy as long as they keep on revolving around the nucleus in fixed orbit। अब जो हम एनर्जी की बात कर रहे थे कि उस पे एक्सेलरेशन आएगा, धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाएगी एंड वो जाके गिर जाएगा। अब उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्बिट है ना न्यूक्लियस के अराउंड, वो कह रहे हैं इस ऑर्बिट की ही अपनी एक फिक्स एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी फिक्स है। सो जब इलेक्ट्रॉन जब तक अपनी फिक्स ऑर्बिट पे घूम रहा है वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा। उन्होंने कह दिया ऑर्बिट्स की अपनी फिक्स एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर रिवॉल्व करता जा रहा है एंड कोई एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा। आगे उन्होंने बोला द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट, एनर्जी लेवल और शेल। तो इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, शेल भी बोलते हैं और एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। एक बार स्ट्रक्चर जरा समझ लेते हैं। यहाँ तो न्यूट्रॉन आ गया, मैं यहीं पे बना के दिखा देती हूँ आपको, इसको ऊपर करते हैं। अब इन्होंने जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया ना वो इस तरीके से था कि देखो बीच में न्यूक्लियस है, अभी तक यहाँ पे यही बात हो रही है कि यहाँ पे न्यूक्लियस है एंड एक ऑर्बिट फिक्स है जहाँ पे अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना इसी ऑर्बिट पे मूव करता रहेगा। एक और इसके अराउंड ऑर्बिट है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे। एक और ऑर्बिट है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे एंड ऑल्सो इनको शेल्स भी बोलते हैं। कैसे नेमिंग होती है? सबसे पास जो है ये हो गया हमारा के शेल, फिर उसके बाद अगला एल शेल एंड देन एम शेल
ठीक है, आगे M के बाद N O P जितने भी ऑर्बिट्स होंगे आगे बढ़ता रहेगा। एंड अगर नंबरिंग की बात करें तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड एंड ये हो गया थर्ड। मतलब बेसिकली जब भी आपको नेमिंग करनी है न्यूक्लियस के सबसे पास वाली जो ऑर्बिट है वहां से स्टार्ट होगा एंड एक एक करके बाहर आएंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने नेमिंग करी। अब यहाँ पे इसी बीच हमारे न्यूट्रॉन्स भी डिस्कवर हो गए। अभी तक सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का पता चला था, अब न्यूट्रॉन्स का पता चला। और इसका क्यों इतनी देर में पता चला बच्चे? क्योंकि इस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। सो जे चैडविक in 1932 discovered a subatomic particle with no charge, कोई चार्ज नहीं है उस पे, and a mass equivalent to protons। अब यहाँ पे वो जो कंसेप्ट था ना एटॉमिक नंबर वाला, वो भी क्लियर हो गया। उन्होंने बोला कि भैया यहाँ पे जो हम बात करें ना न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भरे हुए हैं, इसमें प्रोटॉन्स के साथ एक और चीज भी है जो कि है न्यूट्रॉन्स, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए चार्ज का उन्होंने फंडा ही हटा दिया। उन्होंने कहा इसमें न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन्स का जो मास है ना वो किसके इक्वल है? प्रोटॉन। मतलब अगर एक प्रोटॉन का जितना मास होगा, जितना उसका मास है, उतना ही एक न्यूट्रॉन का भी मास होगा। ठीक है, अभी हम एटॉमिक मास पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का क्या यूज है। ठीक है, तो उन्होंने फिर डिस्कवर किया ऑफ ऑल एटम दीज न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल्स आर न्यूट्रॉन्स। ठीक है भाई, उन्होंने फिर डिस्कवरी करी कि जो न्यूक्लियस है ना उसमें सिर्फ प्रोटॉन्स एग्जिस्ट नहीं करते, प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन्स भी रहते हैं। न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन उसका मास इक्वल होता है प्रोटॉन्स के मास के। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे अब बात करते हैं हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या शेल्स। अभी हमने देखा कि ये हमारा क्या है, ये न्यूक्लियस है, देन उसके ऊपर वाला के शेल, देन एल शेल, देन एम शेल। अब बात हो रही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे, हमें पता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहेंगे, कुछ इस शेल में, कुछ इस शेल में, कुछ इसके आगे वाले शेल में। सो ये इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो बहुत ईजी, हमारे पास एक फॉर्मूला है, कुछ रूल्स है, समझ लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, हटा देती हूं मैं। सो रूल नंबर 1 है हमारे पास द फॉर्मूला 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। अब ये n क्या है? मैंने बताया था ना, जैसे k शेल है तो उसका क्या हो गया, n इक्वल्स टू 1 नंबर है, l शेल n इक्वल्स टू 2, m शेल n इक्वल्स टू 3, ऐसे ही m के बाद n पे जाएंगे तो n इक्वल्स टू 4, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो n 2n स्क्वायर ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से जो सा नंबर है शेल का उतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि अगर फर्स्ट शेल हमारा के शेल जो है, यहां लिख लू मैं, के शेल क्या है भाई, n इक्वल्स टू 1, फर्स्ट शेल है हमारा। सो देखो 2n स्क्वायर, n की जगह 1 और इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2। तो इससे क्या पता चला कि जो हमारा के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक है, के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद भाई अगर हम यही फॉर्मूले से देखें के के बाद एल शेल की बात करें तो ये क्या है, n इक्वल्स टू 2, सो ये हो गया 2n स्क्वायर, सेम फॉर्मूला 2n कैप। सेकेंड नंबर वाले की बात कर रहे हैं, अगेन 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। इसका मतलब जो हमारा एल शेल है वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हमारा जो एल शेल है उसमें 8 रहेंगे। ऐसे ही अब आगे बढ़ते जाओ, कौन सा नेक्स्ट कौन सा है, 2n की जगह 3 लिखो, स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। सो हमने कंक्लूड किया भाई के शेल से स्टार्ट हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एल शेल में जाएंगे तो उसमें कितने आ सकते हैं, 8 आए थे। एंड उसके बाद हमने बात करी एम शेल की, तो उसमें कितने आ सकते हैं, अभी देखा हमने 18 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही अगर एन पे जाओगे तो 4 हो गया एन की जगह, सो 2 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32, मतलब एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आई? ये फॉर्मूले से क्या कंक्लूड किया हमने कि जो पहला शेल है उसमें बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो हमारा उसके अगला शेल है के बाद एल शेल है उसमें आप 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो, उसके अगले में 18 और उसके अगले में 32 एंड ऐसे बढ़ते जाएंगे नंबर्स। ठीक है, चलो अब इस रूल के हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास कोई एटम है उसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स है
और हमें उन 20 इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑर्बिट में लगाना है। स्टार्ट करें। अब देखो जरा, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके सबसे पास कौन सा होता है बच्चे, के शेल, के के बाद एल, उसके बाद एम। अब हमें पता है के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। सो यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन लगा दिया 1 और 2, ठीक है, 20 लगाने हैं, 2 हमने लगा दिए, कितने बचे, 18 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। अब नेक्स्ट शेल जो है एल शेल, तो उसमें कितने लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स लगा सकते हैं, लगा दिए। सो 18 में से 8 और लगा दिए, बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो एम शेल है उसमें कितने लगा सकते हैं, एम शेल में हम 18 लगा सकते हैं, 10 बचे हैं, लगा दो 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लग गए हमारे 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं आपको कहूं कि भैया ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं लगा सकते, ये गलत है, तो अब क्यों गलत है, क्योंकि अभी 2 रूल्स हम मिस कर रहे हैं। तो पहले उन रूल्स को समझते हैं। देखो, एक और रूल उन्होंने डाल दिया, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब उन्होंने बोल दिया कि भाई जो हमारी आउटर मोस्ट वो ऑर्बिट होगी ना, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आप नहीं डाल सकते। सो ये जो हमने लास्ट में कितने डाल दिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, वो कह रहे हैं ना 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 नहीं डाल सकते। आप जो आउटर मोस्ट शेल बचे ना उसमें सिर्फ 8 डाल सकते हो। अब भैया एम शेल में 18 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल एम है तो हमें 8 ही डालने पड़ेंगे। इस कंसेप्ट को समझो, जो भी आपकी आउटर मोस्ट शेल है उसमें आप 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते। तो क्या रेक्टिफाई करेंगे इसमें हम, देखो बाहर वाली में हमने कितने डाले हैं, 10 डाले, हमारे 10 बचे थे, हमने 10 के 10 डाल दिए। लेकिन अब क्योंकि वो आउटर मोस्ट है, हमें पता है 10 नहीं डाल सकते, तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा के हमने कहा चलो ठीक है भाई 10 बचे थे, हमने 8 डाल दिए इसमें। अब हम क्या करेंगे, अब हमें बनानी पड़ेगी एक और ऑर्बिट, एंड इस ऑर्बिट में बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स हम डाल देंगे। समझ में आया बेटा। सेकेंड हमारे पास अगला रूल क्या निकल के आया, अगला रूल ये निकल के आया कि जो आउटर मोस्ट आपकी ऑर्बिट है उसमें आप 8 से ज्यादा नहीं डाल सकते, इसलिए हमें चेंज करना पड़ा कि एम शेल में आ सकते हैं 18, लेकिन सॉरी भाई तू सबसे बाहर है, 8 से ज्यादा तेरे को नहीं दे सकते, तो हमने उसको 8 दिए मैक्सिमम, एंड बचे हुए 2 आगे ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, अब एक चीज और दिमाग में आ सकती है कि भाई बाहर वाली में अगर 8 नहीं आ सकते तो हम एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, 20 इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं ना, ध्यान से समझना बच्चे, ये वाला कंसेप्ट आ गया ना समझ, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन में गलती नहीं करोगे। अब 20 लगाने हैं, ठीक है, अपने रूल के हिसाब से पहले वाले में 2 लगाए, चलो लगा दो, दूसरे वाले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स लग चुके हैं मेरे, बचे 10। अब मैम ने बोला है कि बाहर वाले में 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ लगा देते हैं, एंड बाहर वाले में 4 लगा देते हैं, 1 2 3 4, ये तो कर सकते हैं ना। देखो जरा मैंने क्या किया, यहाँ पे जो था उस पे 6 लगा दिए, एंड बाकी बचे 4 यहाँ लगा दिए। अब आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा तो नहीं है, बट ये भी गलत है। अरे क्यों भाई, इसमें अब क्या गलती है, रूल नंबर 3 पे आ जाओ। द इलेक्ट्रॉन्स फिल द इनर लेवल फर्स्ट एज दे फॉलो द स्टेप वाइज फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो इसमें हमने गलती ये करी कि यहाँ पे आपने 2 लगाए, उसके बाद यहाँ पे आपने 8 लगाए, अब यहाँ पे ये वाला अभी पूरा 8 भरा नहीं था, यहाँ 6 भर के आप आगे चले गए। सो जब तक यहाँ पे आप 8 पूरे नहीं भरोगे आप नेक्स्ट ऑर्बिट पे नहीं जा सकते। तो ये तीनों रूल्स कलेक्ट होंगे तब जाके हमारा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एंड तीनों रूल्स को फॉलो करने के बाद किसी भी एटम का निकाल दो, कितने भी जने मिलके निकाल लो, हर बार डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही होगा। सो फाइनली तीनों रूल्स के साथ यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सो हमें 20 इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं। पहला हमारा शेल है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा सकता है, अगला शेल में 8 लगा सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
अब हमारे पास 8 + 2 20 में से हमने बच्चे 10 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। अब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। अब अगर मैं 10 के 10 बाहर निकालूंगी तो मेरा रूल हट जाएगा कि भैया सिर्फ 8 ही लगा सकते हैं। सो हम इसमें 8 ही लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। 10 बचे थे, उसमें से 8 लगा दिए। अब सिर्फ 2 बचे हैं। तो अब जो 2 बचे हैं उसके लिए हमने बनाई एक और ऑर्बिट एंड अपने जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया? पहले शेल में 2 लगाए, दूसरे शेल में 8 लगाए, उसके अगले शेल में फिर से 8 लगाए एंड उसके अगले शेल में 2 लगाए। सो हमने देखा लास्ट शेल में हमारे 8 से ज़्यादा नहीं है एंड ये पूरे भरने के बाद ही हम आगे बढ़े हैं। सो ये होगा हमारा, इसको बोलते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया। एक छोटू मोटू सा एग्जांपल और ले लेते हैं, सिंपल सा। अगर मैं आपको कहूँ बेटा इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करो, कैसे करोगे? ये बनाया न्यूक्लियस, पहली ऑर्बिट पे 2 ही हो सकते हैं, 1 2। दूसरी ऑर्बिट यहाँ पे कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। बचे ही कितने हैं भाई? 6 लगाने थे, 2 तो लगा दिए, 4 बचे हैं। सो 1 2 3 4। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखेंगे? पहली ऑर्बिट पे 2 और दूसरी में 4। ठीक है, समझ में आ गया। चल पड़े आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? अब इनके हिसाब से ना भाई, इनके हिसाब से क्या मतलब, हर एटम का एक नंबर फिक्स होता है। जैसे ये एक पीरियोडिक टेबल है हमारा, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं सो यू विल सी, जूम करके यहाँ पे ले आते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बॉक्स के ऊपर आपको दिखेगा क्या लिखा है? यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 1। ठीक है, उसके बाद लिथियम पे लिखा है 3, यहाँ पे बेरिलियम पे लिखा है 4, सोडियम पे लिखा है 11, मैग्नीशियम पे लिखा है 12 एंड सो ऑन। हर उसमें आपको दिखेगा कोई ना कोई एक नंबर दे रखा है। यहाँ चले जाओ, आर्गन पे लिखा हुआ है 18, क्लोरीन पे लिखा है 17, सल्फर 16, फॉस्फोरस 15, कार्बन 6, बोरोन 5। आपको दिखेगा हर किसी का एक नंबर दे रखा है। अब ये है एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर इनके ऊपर दे रखा है वो इनका एटॉमिक नंबर हो गया। लाइन वाइज ये है। बट द थिंग इज कि ये एटॉमिक नंबर कैसे आया? सो ये एटॉमिक नंबर बेसिकली है कि एक एटम के अंदर, एक एटम है हमारा, इस तरीके से एटम है एंड उस एटम के अंदर हमें पता है भाई प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड जो ऑर्बिट्स है उसमें क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर एक एटम में 4 प्रोटॉन्स है तो उस एटम में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड यही नंबर उनका एटॉमिक नंबर होता है। थोड़ा समझ आया क्या बोला मैंने? अगर आपके पास एक एटम है जिसके अंदर 4 प्रोटॉन है और 4 ही इलेक्ट्रॉन है, सो उसका एटॉमिक नंबर भी 4 है। अगर एक एटम है जिसके अंदर 10 आपके पास प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? बताओ। 10 होगा भैया। अगर उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Z। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि हम सोचेंगे एटॉमिक नंबर A होगा। नहीं भाई, एक किसके लिए होता है? एटॉमिक मास के लिए होता है। सो जब एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो वो हमारा Z होता है। ठीक है, चलो अब देखो, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल, दस द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो भैया जितने उसमें प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी तो वो एक जो हमारा एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, अगर उसमें प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं ताकि वो न्यूट्रल रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, आगे बात करते हैं मास नंबर की। अभी बात करके आए हम एटॉमिक नंबर की, जिसमें हमने देखा कि भाई जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वही उसका एटॉमिक नंबर होगा।
अब हम बात कर रहे हैं मास नंबर की। इसका सिंबल होता है ए, क्योंकि इसको हम एटॉमिक मास नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। सो मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर हमारा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से, ठीक है। अब मास नंबर कैसे निकालते हैं, किसी भी एटम का मास नंबर निकलता है बच्चे सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से। जैसे अगर एक एटम के अंदर मान लो 5 प्रोटॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 5 हुए, लेकिन न्यूट्रॉन्स हो सकता है उसमें 6 हो। सो 5 + 6 कितना आया, 11। सो 11 उसका क्या हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लो एल्यूमिनियम का। अब एल्यूमिनियम में हमारा जो उसका एटॉमिक नंबर होता है 13 होता है, क्योंकि उसके अंदर 13 प्रोटॉन्स होते हैं और 13 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो उसका एटॉमिक मास नंबर क्या आ जाएगा, जितने प्रोटॉन्स हैं प्लस जितने न्यूट्रॉन्स हैं, मतलब 13 + 14 विच इज 27। ओके क्लियर। एक बार फिर से बता देती हूँ, दो चीजें हमने डिस्कस करी, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर एक एटम के अंदर 10 हमारे पास प्रोटॉन्स हैं सो उसके अंदर 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसका एटॉमिक नंबर भी 10 होगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हमें मास नंबर निकालना होता है तो हम देखते हैं उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, मतलब उसके न्यूक्लियस का बेसिकली देख रहे हैं हम कि कितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर 5 प्रोटॉन्स है और 10 न्यूट्रॉन्स है फॉर एग्जांपल, तो उसका मास नंबर 15 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब बढ़ते हैं आगे, जो कि है हमारा सिंबल। सिंबल कैसे लिखते हैं, जब भी आप इस चीज को सिंबल में रिप्रेजेंट करना चाहोगे ना, सबसे पहले आप जो एलिमेंट का सिंबल है वो लिखोगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने नाइट्रोजन का, तो N हो गया हमारा सिंबल, नाइट्रोजन के लिए N यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे आएगा, एक नंबर यहाँ पे आएगा। जो नंबर यहाँ पे ऊपर आएगा वो होता है उसका मास नंबर। जैसे इसका मास नंबर 14 है तो ये 14 आएगा। एंड एटॉमिक नंबर आएगा यहाँ पे, जैसे इसका एटॉमिक नंबर है 7, सो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, N यहाँ पे, इधर 14 और 7। सो ऊपर मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर, ठीक है। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे अब बात करते हैं वैलेंसी की। अब भाई ये वर्ड ना आपने लास्ट चैप्टर में, जब हमने चैप्टर 3 में फॉर्मूला बनाना सीखा था, वहां पे भी हमने एक वैलेंसी टेबल याद किया था। याद है, मैं यहाँ पे डाल देती, थोड़ा याद आ जाएगा देख के। सो ये वैलेंसी टेबल थी जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स की हमने कुछ वैलेंसी देखी थी। यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई वो वैलेंसी कैसे आती है। वो वैलेंसी भी बेसिकली हमारे पास कैसे निकलती है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हम सीख के आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसी से ही वैलेंसी निकल जाएगी। तो पहले पढ़ते हैं वैलेंसी होता क्या है। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो जो हमारे आउटर मोस्ट शेल में, जैसे अभी हमने देखा था कि हमने जब 20 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज किए थे तो क्या हुआ था, इस शेल में हमने 2 लगाए, इसमें 8 लगाए, इसमें 8 लगाए, एंड फिर कितने बचे थे, शायद 2 बचे थे, वो हमने बाहर वाले में लगाए। सो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हमने लगाए हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दीज इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एन एटम। अब ये जो बाहर सबसे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी की हेल्प से हम वैलेंसी निकालते हैं। देखो, वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। In case the number of valence electron is close to its full capacity, then valency equals to 8 minus वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको समझाती हूँ मैं। देखो, अगर तो बच्चे बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल जो है, मान लो उसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। जितने आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उतनी ही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अगर आपके पास आउटर मोस्ट शेल में मान लो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे हम कि इसकी वैलेंसी 6 कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें अगर 2 और इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते तो ये कंप्लीट हो जाता, 8 कंप्लीट हो जाते। सो दैट मीन्स 8 माइनस 6 कर देंगे, मतलब 2। सो यहाँ पे इसकी वैलेंसी भी 2 ही होगी। समझ में आया। अगर आपके पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी 2 होगी। ये तो सिंपल है।
लेकिन अगर आउटर मोस्ट में जैसे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो उस केस में क्या होगा, अगर 5 है सो मतलब उसको अपना कंप्लीट 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए बच्चे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंसी 3 हो गई। अगर बाहर वाले आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है सो उसको 8 कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए, सो यहाँ पे 2 वैलेंसी हो जाएगी। अगर बाहर 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो अपना पूरा वो 8 करने के लिए उसको कितने चाहिए, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। एंड अगर आउटर मोस्ट शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं सो वैलेंसी हो जाएगी 0, क्योंकि 8 मतलब स्टेबल। एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे अगर इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अब इससे पुराना जो होगा उसमें तो 8 पूरे भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ तो पूरे 8 भरे हुए हैं। तो ये माना जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में पूरे 8 कंप्लीट है सो वो हमारा एक स्टेबल स्टेट में आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे हर कोई कोशिश करता है कि हम स्टेबल रहे। अब इसके आउटर मोस्ट में 2 है तो वो क्या कोशिश करेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देता हूं, मैं स्टेबल स्टेट में आ जाऊंगा। ऐसे ही इसकी बात करें, इसके आउटर मोस्ट में 6 है, अब ये 6 के 6 किसी को देगा, भाई इतनी हिम्मत तो नहीं है, सो ये कोशिश करेगा यार कहीं से मुझे ये 2 मिल जाए सो मेरा ये स्टेबल हो जाएगा। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो गेन करना चाहते हैं, लूज करना चाहते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे आगे जाके। अभी के लिए ये समझ लो कि ये जो इनकी कैपेसिटी होती है, ये 2 लूज कर सकता है, ये 2 गेन कर सकता है, ये डिटरमाइन करता है उसकी वैलेंसी को, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हमारे पास है लिथियम। सबसे पहले लिथियम है, आप देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी की भी अगर आपको वैलेंसी निकालनी है बच्चे सो आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर एटॉमिक नंबर पता है तो हमें पता है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, तो उनको अरेंज करके वैलेंसी निकाल लेंगे। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, सो यहाँ पे मतलब आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं। न्यूक्लियस हो गया पहला, ये हमारा ऑक्टेट हो गया, शेल हो गया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा सकते हैं। दूसरा शेल लेके आओ, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स लग सकते हैं, लेकिन जब 3 इलेक्ट्रॉन्स ही लगाने हैं, 2 लग गए, 1 यहाँ बचा है। सो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं बच्चे, 1 है, सो देयरफॉर वैलेंसी क्या हो जाएगी, हमारी वैलेंसी हो जाएगी 1। सो लिथियम की वैलेंसी 1 हो गई। इसी तरीके से आगे चलते हैं। बोरोन, बोरोन में आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स लगाने, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 5 है एंड एटॉमिक नंबर 5 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसमें 5 है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 5 है। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं। सो ये बना दिया हमने न्यूक्लियस। सबसे पहले शेल में कितने जाएंगे बेटा, 2 ही जा सकते हैं मैक्सिमम, सो ये 2 लग गए। नेक्स्ट शेल में कितने जा सकते हैं बच्चे, 8 जा सकते हैं, पर हमें करने कितने अरेंज, 5 अरेंज करने, जिसमें से 2 आपने लगा दिए, बच्चे 3, सो 1 2 3। तो बच्चे वैलेंसी क्या आ गई इसकी, वैलेंसी इसकी आ गई 3, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब देखो ऑक्सीजन की बात करते हैं। सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 8, तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको लगाने हैं। पहले शेल में कितने लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, लगा दिए 2। दूसरे शेल पे चलते हैं, यहाँ पे कितने लगा सकते हैं, 8 लगा सकते हैं, बट भैया टोटली 8 थे, जिसमें से 2 लगा दिए, बचे 6। सो 1 2 3 4 5 6 लगा दिए हमने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी वैलेंसी क्या होगी बेटे, वैलेंसी यहाँ पे क्या, इसकी वैलेंसी 6 होगी, क्योंकि आउटर मोस्ट में 6 है, नहीं 6 हमारा क्लोज है, अपना पूरा 8 कंप्लीट करने के क्लोज है। 8 - 6 कर दो भाई, वो कह रहा है मुझे कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स दो, मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो इसकी वैलेंसी 2 हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं एग्जाम्पल नियॉन का। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, मतलब इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं। ये रहा हमारा न्यूक्लियस, पहले ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 लगा दिए हमने। दूसरे में कितने आ सकते हैं बेटा, दूसरे में हमारे 8 आ सकते हैं। अब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन से 2 लगा दिए, 8 ही बचे हैं, सो यहाँ लगा दो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ कहीं 8 लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब वैलेंसी कितनी है, वो तो अपनी स्टेबल स्टेट पे ही है, सो भैया उसको ना तो इलेक्ट्रॉन्स देने की जरूरत है, ना ही किसी से लेने की जरूरत है,
सो इसकी वैलेंसी हो गई 0। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे। लास्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं फास्फोरस का, जिसके 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 15 है। सो 15 इलेक्ट्रॉन्स हमें अरेंज करने हैं। ये बनाया इसका न्यूक्लियस। पहले शेल में कितने डाल सकते हैं बच्चे? 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, डाल दिए हमने 2। आप दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। अब यहाँ पे अभी कितने बचे? 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स लगाए हैं। 15 में से 10 अरेंज कर दिए। कितने बचे? 5 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं। कोई बात नहीं भाई, एक और शेल बनाते हैं एंड बचे हुए 5 यहाँ लगा देते हैं। सो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी क्या हो गई? अब यहाँ पे वैलेंसी 2 रख सकते हो। या तो आप लिखोगे इसकी वैलेंसी 5 है, या तो आप देखो इसके पास ऑप्शन है कि जो बाहर वाले 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी को दे दे, या इसके पास ऑप्शन है कि यार इसको कोई 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दो। इसको 3 दोगे, इसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसकी वैलेंसी 5 और 3 दोनों हो सकती है। ज्यादातर आप यही करना भाई, 5 तक पहुंच गए सो उसकी वैलेंसी 3। ठीक है, बट दोनों हो सकते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स है, या तो वो 5 लूज कर ले या 3 किसी से गेन कर ले, उसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स। इस तरीके से बच्चे, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की वैलेंसी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स। सो 2 चीजें पढ़ेंगे हम यहाँ पे, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। अब इसमें क्या फर्क है आओ देखते हैं। द एटम ऑफ an element can exist in several forms having similar atomic number but varying mass number। अब वो कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर सेम है। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, सो वो हमारा उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। सो यहाँ पे 1 एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे भी 1 एटॉमिक नंबर। नीचे देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ लिखते हैं ना एटॉमिक नंबर 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहा, लेकिन उसका मास नंबर चेंज हो सकता है। अब मास नंबर किस पे डिपेंड करता है? मास हमारा होता है बच्चे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, सॉरी कोई साइन नहीं आएगा इस पे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है, सो इसमें प्रोटॉन कितना होगा? 1 ही हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन भी 1 ही हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी प्रोटॉन 1 हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी 1 हो सकता है। इधर भी प्रोटॉन 1 ही हो सकता है, इलेक्ट्रॉन 1 ही हो सकता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसी से डिटरमाइन होता है। लेकिन मास नंबर हमारा डिपेंड करता है न्यूट्रॉन पे। तो अगर एक ही भी न्यूट्रॉन नहीं है, सो वहां पे वो केस हमारा होता है प्रोटियम, इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। इसी तरीके से अगर एक आपके पास न्यूट्रॉन आ गया तो अब मास नंबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास नंबर 2 हो गया उसका, इसको हम बोलते हैं ड्यूट्रियम। इसी तरीके से अगर 2 न्यूट्रॉन्स आ गया, प्रोटॉन 1 है, 2 न्यूट्रॉन आ गए, मास नंबर क्या हो गया? 3। सो मास नंबर 3 हो गया, एटॉमिक नंबर अभी भी 1 है, सो इसको हम ट्रिटियम बोलते हैं। सो ये हमारे होते हैं आइसोटोप्स, मतलब कि उनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर अलग हो सकता है, क्योंकि मास नंबर डिपेंड करता है न्यूट्रॉन्स कितने हैं। एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन्स तो सेम ही होता है, लेकिन अगर न्यूट्रॉन्स कम ज्यादा होंगे तो मास नंबर कम ज्यादा हो सकता है। सो ये होता है आइसोटोप्स। नाउ आइसोटोप्स आर प्योर सब्सटेंस। अब ये सारे प्योर सब्सटेंस होते हैं। आइसोटोप्स हैव अ सिमिलर केमिकल नेचर। अब केमिकल नेचर इसका तीनों का केमिकल नेचर सेम होगा। आइसोटोप्स हैव डिस्टिंक्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखने में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शंस वगैरह उनके सबके सेम होंगे। ठीक है, आप कुछ यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन मतलब कहाँ यूज होता है, क्या फायदा है इन आइसोटोप्स का। सो एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। आपको ये बस एज इट इज ये जो 3 पॉइंट है इनको याद कर लेना, एज इट इज ये एग्जाम में आते हैं, या तो डायरेक्ट एप्लीकेशन पूछ लेंगे या 1 वर्ड में पूछ लेंगे, तो यही 3 घूम फिर के आएंगे। सो एक हो गया ये यूरेनियम वाला, कहाँ पे यूज होता है? एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। एंड एक आइसोटोप कोबाल्ट का यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, सी से कोबाल्ट एंड सी से कैंसर, याद कर लेना। एंड आयोडीन वाला जो है वो गोइटर के टीया, पता है ना कि भैया आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर होता है, तो भैया आइसोटोप ऑफ आयोडीन
आयोडीन है जो कि हेल्प करता है इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर बेसिकली जो स्वेलन ऐसे जो ये होती है, क्या बोलते हैं, हमारा थॉट होता है, वो अगर स्वेल अप हो जाए वो एक बीमारी सी होती है गोइटर। तो वहां पे आपको बस ये 3 याद करने हैं, दैट्स इट। अब जैसे हमने बच्चे आइसोटोप्स पढ़ा, ऐसे ही आइसोबार्स भी होता है। सिंपल, आइसोटोप्स में हमने क्या देखा, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। तो जिसमें हाइड्रोजन के अलग अलग आइसोटोप्स हो सकते हैं, कार्बन के आइसोटोप्स हो सकते हैं, लेकिन जब हम आइसोबार्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन मास नंबर सेम हो सकते हैं। क्या मास नंबर सेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, सिंपल सी बात है। 6 + 4 कितना होता है? 10 होता है। अब अगर कोई ऐसा आप देख रहे हो जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 4 थे, तो उसका मास नंबर क्या आएगा? 10 आएगा। एंड एक आपने देखा कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 3 थे, तो 7 + 3 10 हो गया। अब जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 होंगे उसका एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब वो अलग एटम है। जिसके प्रोटॉन्स के 6 होंगे तो उसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो ये दोनों अलग अलग हमारे पास एटम्स है लेकिन इनका मास नंबर सेम हो सकता है। सो ऐसे वालों को हम बोलते हैं आइसोबार्स। तो कैसे लिखेंगे? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पे सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग ही होगा। इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है 16, इसका 17, इसका 18। सो इनका एटॉमिक नंबर सबका अलग अलग है, लेकिन अगर हम इसके मास नंबर देखें तो 40 40 40। अब ऐसा कैसे हो सकता है भाई? देखो, इसके 16 प्रोटॉन थे, 24 न्यूट्रॉन, 16 + 24 40। यहाँ पे 17 प्रोटॉन थे लेकिन 23 न्यूट्रॉन्स, सो अगेन 40। यहाँ पे 18 प्रोटॉन्स थे लेकिन 22 न्यूट्रॉन्स, अगेन 40। सो भैया मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, तो वो हमारे आइसोबार्स होते हैं। इनकी कोई एप्लीकेशंस वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ आइसोटोप्स के, बस याद रखना, कंफ्यूज नहीं हो जाना दोनों में। आइसोटोप्स बेटा यहाँ पे कैसे याद रखोगे? जब भी आइसोटोप्स की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सेम रहेगा, H H H, यहाँ पे ये सेम है। जब भी हम आइसोबार्स की बात करते हैं इसमें एलिमेंट ही बदल जाएगा, और एलिमेंट कब बदलेगा? जब उसका एटॉमिक नंबर बदलेगा, ठीक है। सो ये था आइसोटोप्स और आइसोबार्स। विद दिस चैप्टर होता है खत्म। इतना सा चैप्टर था, इतनी छोटी छोटी चीजें थी। आई रियली होप चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो बेटा, डू रीवॉच द वीडियो। आई कैन एश्योर यू कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड आई रियली होप चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आप मेरे साथ साथ इस बैच में चल रहे हो तो वी कैन से भाई हमारी साइंस की केमिस्ट्री होती है कंप्लीट। ओके, अभी लेकिन इस चैप्टर के इन बिटवीन क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइजेस बची है। वील डू दैट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।